नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। इस शो में हम बात करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के जरिए बारीक विश्लेषण करते हैं प्रॉपर्टी सेक्टर से जुड़े मुद्दों का। तो आज के शो में सबसे पहले चलते हैं बुलेट पॉइंट्स की ओर। बीते वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही में देश के 43 शहरों में बढ़ी प्रॉपर्टी की कीमतें। नेशनल हाउसिंग बैंक ने जारी किए आंकड़े। सालाना आधार पर अहमदाबाद में 10.8, बेंगलुरु में 9.4, चेन्नई में 6.8, दिल्ली में 1.7, हैदराबाद में 7.9, कोलकाता में 11 और मुंबई में 3.1% बढ़े प्रॉपर्टी के दाम। रेपो रेट ना बढ़ाने के आरबीआई के फैसले का रियल एस्टेट सेक्टर ने किया स्वागत। नहीं बढ़ेगा होम लोन समेत प्रोजेक्ट कर्ज पर ब्याज का बोझ। रियल एस्टेट डेवलपर संगठन क्रेडाई के प्रेसिडेंट के मुताबिक 30 लाख से 2 करोड़ तक के घरों की बढ़ेगी बिक्री। हुडा सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक बनने वाली नई मेट्रो कनेक्टिविटी से बदलेगी शहर के रियल एस्टेट की तस्वीर। नए और पुराने गुरुग्राम के 27 इलाकों से होकर गुजरेगी नई मेट्रो लाइन। बनेंगे प्रॉपर्टी निवेश के तमाम मौके। नई मेट्रो से रियल एस्टेट में बन रही संभावनाओं पर चर्चा। गुरुग्राम बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी M3M की बढ़ी मुश्किलें। घर खरीदारों से धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में प्रमोटर रूप कुमार बंसल की गिरफ्तारी। कंपनी की फर्जी स्कीमों को लेकर जी बिजनेस ने पहले भी किया था आगाह। बुलेट पॉइंट्स के बाद अब बात रियल ट्रेंड्स की। भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की चली 2 दिनों की बैठक के बाद गुरुवार को फैसला लिया गया। आरबीआई गवर्नर ने ऐलान किया कि रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा गया है। एमपीसी के सभी 6 सदस्य इस फैसले के पक्ष में रहे। आरबीआई गवर्नर ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में महंगाई दर 4% से ऊपर रहने का अनुमान जताया। FY24 में सीपीआई 5.2% से घटकर 5.1% रह सकती है। वहीं FY24 में 6.5% की विकास दर संभव है। ये तो बात हुई एमपीसी के ऐलानों की, लेकिन अब समझना यह होगा कि उसका रियल एस्टेट सेक्टर पर क्या असर होगा। उसको जानते समझते हैं। हमारे साथ हैं बोमन ईरानी, जो कि प्रेसिडेंट हैं नेशनल क्रेडाई नेशनल के और सीएमडी हैं कीस्टोन रियल्टर्स के, यानी रुस्तम जी ग्रुप के। तो स्वागत करेंगे बोमन सर आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल आपसे यह होगा कि एमपीसी के फैसले में दरें बरकरार रखी गई हैं, जाहिर तौर पर एक राहत है घर खरीदारों और डेवलपर्स के लिए। इंडस्ट्री बॉडी के तौर पर आपका पहला रिएक्शन क्या है? पहले तो मैं बधाई देता हूं हमारे गवर्नर को, आरबीआई के गवर्नर को। उन्होंने ये रेपो रेट मेंटेन किया है, 6.5 पे मेंटेन किया है। मेरा ये मानना है दीपक जी, इससे अफोर्डेबल और मिड मास जिसको कहते हैं हाउसिंग, उसकी जिस तरह से बुलंदी चालू है वो चालू रहेगी। लोगों की इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ने से उनकी जो डिमांड या जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेंगे। लोग काफी इंटरेस्ट रेट जब बढ़ते गए लोग काफी एक तरह से उसमें इम्पैक्ट जो आता था वो नेगेटिव आता था। लेकिन आज के न्यूज से मैं मानता हूँ काफी खुशी आएगी हमारे कस्टमर बेस में, और वो ज्यादा से ज्यादा जो ये सेगमेंट के घर हैं अफोर्डेबल और मिड मास, यानी मैं आपको बता दूं 30 लाख रुपए से लेके मे बी एज हाई एज इवन 2 करोड़ रुपए, ये घर अच्छी तरह से बिकने चालू रहेंगे और इंटरेस्ट रेट पे काबू रहेगा। इससे सेंटिमेंट काफी अच्छा रहेगा। बमन सर, सेंटिमेंट काफी बेहतर दिख रहा है, लेकिन हमने देखा कि रॉ मटेरियल के भाव बीच में काफी बढ़े थे, हालांकि अब सेटल हो चुके हैं। रेपो रेट ने और सपोर्ट किया है, इस बीच मार्जिन पर कैसा असर है? देखिए, आज की तारीख में सारे हमारे डेवलपर्स जो हैं वो वेलोसिटी में बिलीव करते हैं। सब समझ गए हैं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ हेल्दी कैश फ्लो। तो इसकी वजह से नोबडी ट्राइज टू इंक्रीज रेट्स जस्ट लाइक दैट। आवर मार्जिन्स जो होते हैं वो प्री डिसाइडेड जैसे ही होते हैं। एंड हमारी जो बिजनेस है उसमें हाई रिस्क हाई रिटर्न के जो टाइम्स थे, अभी आज की तारीख में रिस्क में कंटिन्यू टू बी हाई, बट हमारे रिटर्न्स जो है वो काफी स्टेबलाइज हो गए हैं। और जो बीच में रेट्स काफी बढ़ गए थे रॉ मटेरियल्स के, वो आप सही कह रहे हो काफी हद तक नीचे आए हैं। और इसकी वजह से ही हमारी हाउसिंग प्राइसेस जो है वो मेंटेन रही है। बट अगर ये रेट्स अब बढ़ेंगे या इसके आगे प्रीमियम्स के रेट्स बढ़ेंगे तो शायद रेट्स बढ़ने का चांस है, बट एज ऑफ राइट नाउ नॉट इन द शॉर्ट टर्म। हम सब डेवलपर्स जो हैं वी आर वेरी फोकस्ड, लाइक आई मेंशन्ड, ऑन कीपिंग हेल्दी कैश फ्लो। और ये हेल्दी कैश फ्लो जारी रखने के लिए सेल्स कंटिन्यूअली होना जरूरी है और इसके लिए प्राइसेस स्टेबल रहना भी बहुत जरूरी है।
पवन सर, आपने कहा कि मोमेंटम बढ़िया रहने वाला है, 30 लाख से 2 करोड़ तक के घरों की बिक्री बढ़ती दिखेगी। लेकिन अगर हम देखें तो अफोर्डेबल कैटेगरी के घर हैं, हालांकि अफोर्डेबल कैटेगरी की जो परिभाषा है वो शहरों के आधार पर बदल जाती है, लेकिन अगर सरकारी परिभाषा के आधार पर ही देखें तो सस्ते घरों की जो बिक्री है उसको हमने बीते कई तिमाही में लगातार गिरते हुए देखा है। ऐसे में आने वाले समय में अफोर्डेबल हाउसिंग में कैसा मोमेंटम है? देखिए दीपक जी, क्या है कि एक्चुअली अफोर्डेबल हाउसिंग की जो डेफिनेशन है उसे सिर्फ एरिया के साथ रखना चाहिए। यानी 45 मीटर्स के घर जो हैं वो 45 मीटर्स या 60 मीटर्स जो घर हैं उनको ही अफोर्डेबल हाउसिंग कहना चाहिए। इन लोगों ने बेसिकली गवर्नमेंट शुड कीप ओनली वन स्टैंडर्ड फॉर कॉलिंग अफोर्डेबल हाउस। इससे क्या होता है, तो आपकी जीएसटी जो नॉर्मली 5% आप भरते हो उसकी जगह में आप 1% भरोगे। सो दिस विल बी एन इम्पोर्टेंट थिंग। और आपकी बात सही रही है कि 80 लाख रुपए के घर जो मुंबई में है वो 1 बेडरूम हॉल किचन के ज्यादा करके होते हैं, ज्यादा करके नहीं, सभी 1 बेडरूम हॉल किचन के होते हैं। और ये फ्लैट्स की जो लेने की संख्या है लोगों की, ये थोड़ा बहुत ट्रैवल करने में माइंड नहीं करते और उसके लिए एरियाज लाइक डोंबिवली, कल्याण, विरार, वसई, ये सारे एरियाज में भी जाके फ्लैट्स लेना पसंद करते हैं। सो दे गेट अ 2 बेडरूम इन द सेम प्राइस, जिसे कहते हैं मुंबई में आप 1 बेडरूम लेते हो। तो ये संख्या मुंबई की तो डाउटफुल है बढ़ेगी, लेकिन आजू बाजू हमारे जो एमएमआर एरिया है उसमें काफी संख्या से बढ़ती रहेगी और स्ट्रांग भी है आज की तारीख। पवन सर, इसके दूसरे पहलू को अगर हम देखें तो लग्जरी में काफी शानदार सेल देखने को मिली है। सिर्फ मुंबई में ही नहीं, देश के कई मेट्रो शहरों में कमोबेश यही ट्रेंड दिखा है। तो आने वाले महीनों में क्या यही मोमेंटम लग्जरी सेगमेंट का बना रह सकता है या फिर बदलाव देख रहे हैं? लग्जरी जो सेल्स होती है वो इज अ सेंटिमेंट, जिसको कहते हैं मार्केट का अच्छा हो। अगर लोग कमा अच्छा रहे हैं, अगर उनके बिजनेस में एक तरह की ग्रोथ आ रही है, अगर लेट्स से दे मेक मोर मनी, यानी जिसको एक फील गुड फैक्टर कहते हैं, तो उससे लोग थोड़ा ज्यादा खर्चा करके बड़ी गाड़ी या बड़ा घर लेने की इच्छा रखते हैं। और ये हमने देखा है बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग, जिसे कहते हैं वेल्थ अमॉन्ग्स्ट द मिडिल क्लासेस, अफोर्डेबल से ज्यादा इंटरेस्ट लोगों को लग्जरी हाउसिंग में आया है। लेकिन दीपक जी, लेट्स बी क्लियर कि द लार्जेस्ट सेगमेंट हमारा जो है वो मिड मास हाउसिंग का है। 1 से 3 करोड़ के घर, स्पेशली मुंबई की अगर आप बात करें तो 1 से 3 करोड़ रुपए के घर सबसे ज्यादा बिकते हैं। ये इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम दे आर द हाईएस्ट। और बिकॉज ऑफ द वैल्यू जो काफी ज्यादा होता है लग्जरी होम्स का या एकदम ऊपर प्रीमियम होम्स का, उसकी वजह से, वैल्यू की वजह से, इवन दो द सेल्स नंबर्स विल बी लेसर, उसकी एक तरह की प्रशंसा ज्यादा होती है। अब पवन सर, क्रेडाई में आपके साथ 20,000 से ज्यादा डेवलपर्स हैं पूरे देश में, तो लॉन्च को लेकर कैसा ट्रेंड दिख रहा है आपको पूरे देश में? आजकल दीपक जी बहुत सारे सर्वे रिपोर्ट्स हम पढ़ते हैं और अलग अलग मार्केट्स में अलग अलग टाइप के घर बनते हैं। मैं आपको बता दूं, हमने एक इंटरनल सेंटिमेंट सर्वे जो कैरी आउट किया था, उसमें सारे डेवलपर्स का मानना है कि प्राइसेस विल गो अप बाय एटलीस्ट अबाउट 10% इन द नेक्स्ट 1 ईयर। और इससे दे बिलीव के मोमेंटम को अफेक्ट नहीं होते हुए भी प्राइसेस 10% से राइज होंगे। अर्बनाइजेशन या टियर 2 की जो सिटीज है उनकी जो अर्बनाइजेशन हो रही है उसकी वजह से वहां पे सेल की काफी बढ़ोतरी होगी। और हमारे जो मेन शहर हैं, जो 6 मेन शहर हैं, वहां पे भी सेल्स की वॉल्यूम स्ट्रांग रहेगी बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर का काफी ट्रस्ट रहा है हमारे गवर्नमेंट का। और इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ने से ऑलवेज न्यू जॉब्स की बढ़ोतरी होती है, अगेन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होता है और उससे ज्यादा लोगों को एक तरह के कॉन्फिडेंस आती है वो एरिया में। तो ऑल दीज फैक्टर्स आर लीडिंग टू अ ग्रोथ। और अगर मैं आपको सेंटिमेंट सर्वे का नंबर, आई मे नॉट बी प्रिसाइज डाउन टू द लास्ट डिजिट, बट ऑलमोस्ट 20% ग्रोथ की सबकी अंडरस्टैंडिंग है इन देयर ओन माइक्रो मार्केट्स। एंड आई एम स्पीकिंग ऑफ लेट्स से a survey done across 40 small towns and big cities. एक सवाल मुंबई से जुड़ा हुआ रहेगा पवन सर। हाल में हमने देखा कि क्लस्टर डेवलपमेंट में 50% प्रीमियम में छूट दी गई थी, उसका कितना असर पड़ता हुआ देख रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेगी। मैं मानता हूं कि ऐसे ही बहुत सारे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लेने चाहिए। हाउसिंग फॉर ऑल जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक क्लैरियन कॉल था,
उस क्लैरियन कॉल को पूरा करने के लिए हमें दिन रात काम करना पड़ेगा और इसके लिए हमें राइट सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट मिलनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि ओवरऑल प्रीमियम रिडक्शन होना चाहिए मुंबई में। आपको एक और स्टडी या सर्वे रिपोर्ट का मैं आपको नंबर आंकड़ा दे सकता हूं। अगर कस्टमर 100 रुपए घर खरीदने में लगाता है तो उसमें आप समझ लो 6% मुंबई में स्टैम्प ड्यूटी एंड सेस लग जाता है, 5% उसमें जीएसटी लग जाता है, यही 11% होते हैं। और करीबन 17 से 20% जो होता है वो यूएलबी प्रीमियम्स एंड चार्जेस पे लग जाते हैं, जिसको मुंबई में स्पेशली हम भरते हैं। तो दैट मीन्स ऑलमोस्ट अबाउट 31 रुपीज या 30 रुपीज आउट ऑफ एवरी 100 जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के कॉफर्स में जाता है। तो ये रिडक्शन ऑफ प्रीमियम जो मैं आपको बता रहा 17 से 20 रुपया जो होता है, उसको आप अगर आधा कर दें तो मुंबई में अफोर्डेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। हम एक तरह से बड़े घर जो इस एरिया की रिक्वायरमेंट है, आप देख लीजिए इंटरनेशनल इंडेक्स जो है जिसे कहते हैं नॉट अफोर्डेबल बट डिग्निफाइड लिविंग का, वो 60 मीटर्स के घर होते हैं। और अगर आप मुंबई में अगर 45 मीटर्स का भी घर देना चाहते हो तो इसमें आपको रेट ऑफ या वैल्यू जिसका है उसको घटाना चाहिए। और अगर गवर्नमेंट अगर हमें ये राहत देती है जो उन्होंने दी आपके 33(9) के क्लस्टर में, इससे काफी फायदा होगा। और ये बड़े बड़े क्लस्टर्स जब डेवलप होंगे तो मास हाउसिंग एक तरह का डेवलप होगा, यानी ज्यादा स्टॉक आएगा, जो एक अच्छी चीज है मुंबई के लिए। आज की तारीख में वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू स्पेशली इन मुंबई, और यहाँ पे काफी हाउसिंग की रिक्वायरमेंट है। और ये हाउसिंग की रिक्वायरमेंट पूरी करने में, जैसे मैंने पहले बताया, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और इस तरह के इनिशिएटिव्स अगर मिलते जाएंगे तो और डेवलपर्स का प्रोत्साहन बढ़ेगा और डेवलपर्स ये क्लस्टर डेवलपमेंट की तरफ भी ध्यान देने लगेंगे। एक अंतिम सवाल होगा आपसे कि कीस्टोन रियल्टर्स के शेयर धारकों के लिए कंपनी की क्या फ्यूचर प्लानिंग है, आने वाले समय में पाइपलाइन में क्या कुछ योजनाएं हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, हमने हमारी एक अर्निंग्स कॉल की, उसमें हमने बताया कि ट्रू टू आवर वर्ड हम एक एसेट लाइट कंपनी है, हम कोई लैंड बैंकिंग नहीं करते। हमारे लास्ट ईयर में हमने 5 नए प्रोजेक्ट्स जोड़े हैं, जिसका ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू जो होगा वो करीबन 3,425-30 करोड़ होगा। और हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की भी हम, जैसे मैंने पहले बताया, वेलोसिटी की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। हम हमारी ओसीएफ जो है वो बढ़ाए जाते हैं हर साल। और हमारा ये मानना है कि एज अ कंपनी हम क्विक टर्न अराउंड करते हैं, रीडेवलपमेंट में एक तरह के लीडर्स हैं मुंबई में। और रही बात प्रोडक्ट की, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी हमारे हर प्रोडक्ट में देखी जाती है। हम फॉर्म फॉलोज फंक्शन का ध्यान रखते हुए लोगों को अच्छे घर मिले, इसके लिए काफी एक हैंडबुक बना के बैठे हैं, जिसमें हम सारी हमारी अच्छी चीजों को नोट डाउन करते हुए नेक्स्ट प्रोजेक्ट को उससे अच्छा बनाते हैं। और जनरली हम ऐसा कहते हैं इंटरनली कि आवर कंपटीशन शुड ओनली बी अस, यानी हम अपने आप से जितना बेहतर काम कर सकें वो करते रहें। और मेरा ये मानना है हमारे जितने इन्वेस्टर्स हैं वो काफी खुश हैं, और मैं चाहता हूं कि दे कंटिन्यू टू बी हैप्पी एंड दे कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन आवर कंपनी, दे कंटिन्यू टू फाइंड वैल्यू इन आवर कंपनीज एट KRL, एट रुस्तम जी। यस, बिल्कुल सर, शुक्रिया करेंगे आपका हमारे शो में जुड़ने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे गुरुग्राम में अपकमिंग मेट्रो लाइन की, जो हुडा सिटी सेंटर से लेकर साइबर सिटी तक बनने वाली है। क्या है पूरी प्लानिंग, कैसे अवसर बनेंगे प्रॉपर्टी सेक्टर में, इन सब बातों पर करेंगे चर्चा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस, और अब रुक करते हैं अगले रियल ट्रेंड्स का। गुरुग्राम उत्तर भारत का आईटी हब, अत्याधुनिक इमारतें, रियल एस्टेट का गढ़ और तेजी से बढ़ता हुआ शहर। लेकिन दूसरी ओर इस शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत खस्ता है। लेकिन अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद हुडा सिटी सेंटर से साइबर सिटी और द्वारका एक्सप्रेस वे तक मेट्रो की कनेक्टिविटी से इस शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तस्वीरें बदल जाएंगी। करीब 5,500 करोड़ के इस प्रोजेक्ट से शहर के रियल एस्टेट में भरपूर संभावनाएं नजर आने लगी हैं।
हम इस सेगमेंट में समझने की कोशिश करेंगे कि इससे किन इलाकों को फायदा मिलेगा, रियल एस्टेट के मद्देनजर किन हिस्सों में संभावनाएं बनेंगी, यानी ओवरऑल समझेंगे कि ये मेट्रो कनेक्टिविटी गुरुग्राम के लिए कितने अवसर लेकर आ रही है। हमारे साथ प्रॉपर्टी एक्सपर्ट और होमेंट्स के फाउंडर प्रदीप मिश्रा हैं। प्रदीप जी, स्वागत करेंगे आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि अभी तक हुडा सिटी सेंटर पर मेट्रो की सेवा समाप्त हो जाती है और लोग ऑटो या फिर कैब के साथ जद्दोजहद करते हुए नजर आते हैं। नए और पुराने गुरुग्राम के बीच 28.5 किलोमीटर लंबी इस मेट्रो लाइन से सेक्टर 45, हीरो होंडा चौक, बसई गांव, अशोक विहार, पालम विहार और साइबर सिटी तक 27 एलिवेटेड स्टेशन होंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये मेट्रो कनेक्टिविटी इन इलाकों के लिए कितनी अहम है। देखिए, समझने वाली बात दीपक जी ये है कि गुड़गांव, ओल्ड गुड़गांव एक तरह से पूरी तरह कंजेस्टेड था। यहाँ एक्सपेंशन का स्कोप नहीं दिख रहा था, रोड्स बहुत नैरो थे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे गवर्नमेंट चलाना चाहती थी, बसेस की सर्विसेज शुरू की गई, लेकिन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा यहाँ। तो यहाँ पर लोगों की डिमांड थी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट आए, लेकिन बहुत दिनों से मेट्रो का सिर्फ वेट ही हो रहा था, वो आ नहीं रही थी। लेकिन अब जो ये सैंक्शन हुआ है, कैबिनेट ने जो अप्रूवल दी है, इससे कम से कम ओल्ड गुड़गांव रोड, जो ओल्ड गुड़गांव बसा हुआ गुड़गांव है, उनमें लोगों को एक खुशी की लहर है कि कम से कम अब ट्रैफिक कंजेशन को नहीं जूझना पड़ेगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा यहाँ पर। तो सबसे ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो कमी थी वो ओल्ड गुड़गांव के लिए एक वरदान साबित हुई है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ अपकमिंग एरियाज भी हैं जहां पर ये बहुत पास से गुजर रही है मेट्रो। तो उन अपकमिंग एरिया में जहां फ्यूचर डेवलपमेंट के स्कोप है, वहां पर भी आने वाले टाइम में इसका अच्छा खासा फायदा मिलेगा। प्रदीप सर, इन इलाकों में अभी औसत प्रॉपर्टी भाव क्या है, और जैसे 27 स्टेशन होंगे तो यहाँ अभी अगर हम देखें तो मौजूदा भाव क्या है, और मेट्रो आने के बाद कितना एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा? देखिए, यहाँ पर सेक्टर 47 जो कि बसा हुआ पुराना सेक्टर है गुड़गांव का, वहां की बात करें तो एवरेज रेट वहां पर 1,80,000 से लेकर 2,10,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड के रेट है। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सेक्टर 9-10 की बात करते हैं, तो यहाँ करीब 1,40,000 से 1,60,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स के रेट है। वहीं पर सेक्टर 37C, जहाँ पे अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, अगर वहां की बात करें तो वहां पे अप्रोक्सीमेटली रेट 9 से 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट है। और जहां पर एक स्पर है जो द्वारका एक्सप्रेस में कनेक्ट करेगा, तो वहां पर सेक्टर 101 और 104 के पास में मेट्रो डिपो भी बन रहा है, और वहीं पर मेट्रो द्वारका एक्सप्रेसवे को भी टच कर रही है। वहां के आसपास की रेट की बात करें तो वहां अप्रोक्सीमेटली रेट 11 से 12,000 रुपए पर स्क्वायर फीट आज की रेट में है। और मेट्रो की न्यूज के बाद अब डेवलपर्स उस एरिया में रेट बढ़ाने का भी प्लान कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में इसका जो इम्पैक्ट मेरे को सीधा सीधा दिखता है, वो करीब करीब मेट्रो की न्यूज जो है वो 10 से 15% का इमीडिएट प्राइस एप्रिसिएशन देती है। और सेकंड एप्रिसिएशन तब आता है जब वो रोड एक्चुअल में, मतलब जब इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होता है, मतलब मेट्रो जब एक्चुअल में रेडी हो जाती है, तो फिर एक सेकंड जंप तब मिलता है। तो अभी जो इमीडिएट पुश है वो मेरे को बहुत जल्दी इस एरिया में अब आता दिख रहा है। जाहिर है केंद्र और राज्य में एक ही सरकार है तो प्रोजेक्ट तेजी से पूरा होता हुआ दिखेगा, लेकिन फिर भी कम से कम 4 साल तो लग ही जाएंगे इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में। ऐसे में अभी जो लोग गुरुग्राम में घर खरीदने की सोच रहे हैं, उनके लिए कौन से इलाके सबसे अच्छे होंगे जहां अभी रेट किफायती हो और अगले 4 सालों में कनेक्टिविटी के साथ एप्रिसिएशन भी बढ़िया हो, रिहायश भी पूरी तरह से बच जाए, तो वो कौन से इलाके होंगे? देखिए, जो ओल्ड गुड़गांव है ऑलरेडी बसा हुआ है, वहाँ कुछ ही ऑप्शंस हैं। जैसे सेक्टर 47 में कुछ प्लॉट के ऑप्शंस हैं, या सेक्टर 9-10 में कुछ प्लॉट के ऑप्शंस हैं। तो वहां पे ऑलरेडी एक अच्छा खासा प्राइस आया हुआ है। लेकिन जहां पर अभी नए प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं और रिजनेबल रेट है, जैसे कुछ ऑप्शन सेक्टर 9-10 में अभी मिल सकते हैं, लेकिन उसके साथ में लगता हुआ सेक्टर 37C और सेक्टर 37D, सेक्टर 99, 101, सॉरी 101 में तो कोई प्रोजेक्ट नहीं है, 102, 104 सेक्टर, 103 सेक्टर, फिर पालम विहार के एरिया में 1-2 प्रोजेक्ट्स हैं, वहां पर अच्छे ऑप्शंस इस टाइम पे दिख रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे अभी द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी खुलेगी और फ्यूचर में उसे एयरपोर्ट से भी कनेक्टिविटी दिए जाने का प्लान है मेट्रो को, तो वो इन एरियाज को टच करते हुए जाएंगे। तो दिल्ली के लगते हुए जो सेक्टर्स द्वारका एक्सप्रेसवे में है, वहां पे भी अच्छा खासा आने वाले टाइम में फ्यूचर में एप्रिसिएशन आप देख पाएंगे। और आज मेरे को लगता है कि इन्वेस्टमेंट बाइंग के लिए आज भी ये एक अच्छा विकल्प है।
एक और अहम बात प्रदीप जी कि जिस तरह से आपको हमको यहाँ अपॉर्चुनिटी दिख रही है, उसी तरह से तमाम जालसाज भी एक्टिव हो गए हैं। एनसीआर वैसे भी रियल एस्टेट में धोखाधड़ी के लिए बदनाम रहा है, तो सावधानी कैसे रखें, कैसे सुरक्षित निवेश के लिए किन बातों का ध्यान रखें और क्या करें कि वहां पर अब कम से कम सुरक्षित निवेश हो? अब तक गुड़गांव के अंदर जो न्यू डेवलपमेंट थी वो आपका NH48 के लेफ्ट हैंड साइड पे जो DLF साइबर सिटी है, यहाँ 2-3 ऐसे IT पार्क डेवलप हुए जहाँ पर मेजर जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं जो इंडिया के अंदर अपना बिजनेस करना चाहती है, उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने के कारण यहाँ पर अपना ऑफिस स्पेस लिया। तो यहाँ पर नो डाउट गुड़गांव की इकोनॉमी उससे बहुत फास्ट हुई। अब इसके बाद जालसाज को कैसे रोका जाए? देखिए, मार्केट में ट्रेंड फिर से प्री लॉन्च का प्रचलित हो गया है। जब आप प्री लॉन्च में प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि प्रोजेक्ट की क्या अप्रूवल है, एक्चुअल स्टेटस क्या है। और जब एक्चुअल स्टेटस नहीं होता, पता लगता है कि आज आपने प्रॉपर्टी ली और आपने पेमेंट कर दी, वो एस्क्रो अकाउंट में तो पेमेंट जा ही नहीं गई क्योंकि वो रेरा अप्रूव्ड है ही नहीं, तो पेमेंट भी नहीं गई और डेवलपर के पास गई, डेवलपर ने उस फंड को साइफन किया। तो ऐसी स्टेज फिर से अब आती दिख रही है। तो लोगों को यहाँ सतर्क होने की जरूरत है, सारी अप्रूवल्स को वेरीफाई करना है, डेवलपर के ट्रैक को, प्रीवियस प्रोजेक्ट्स को, इन सबको चेक करना है और उसके बाद ही प्रॉपर्टी लेनी है। नहीं तो वो फिर से हमेशा जैसे मार्केट जब तेज होती है तो जालसाज एक्टिव हो जाते हैं और लोग फंसते हैं और बाद में कहते हैं कि गवर्नमेंट की गलती थी। तो मेरे को लगता है कि एज अ होम बायर अगर आप इसको देख रहे हैं तो आपको अपने लालच को कंट्रोल करना है। क्विक मनी नहीं है, आपको अप्रूवल्स देखने के बाद ही प्रॉपर्टी बाय करनी है। बिल्कुल सही। प्री लॉन्च में ना फंसें, किसी प्रोजेक्ट में निवेश से पहले खूब जांच पड़ताल करें। हालांकि हाल में हमने देखा कि गुरुग्राम में जाने माने बिल्डरों पर ईडी के छापे पड़ रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। ऐसे में कौन साफ सुथरा बिल्डर है और कौन सा नहीं, इसका पता लगाना काफ़ी मुश्किल है। फिर भी रेरा रजिस्ट्रेशन देखें, बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड ज़रूर देखें और इन सब बेसिक चीज़ों को चेक करने के बाद ही आप किसी प्रॉपर्टी में निवेश करें और एक किसी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट से सलाह लें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो बहुत शुक्रिया करेंगे आपका प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज प्रॉपर्टी प्लस में फ़िलहाल इतना ही। आपका कोई सुझाव, आपकी कोई राय हो तो आप ज़रूर लिखिए। अगले हफ्ते मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। नमस्कार।